Hello students, in this video we will discuss chapter number 2 Industrial Revolution and Imperialism. स्टूडेंट्स आज भी हम सब लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, कम्युनिटीज़ में रहते हैं. ऐसा ही पहले भी होता था. ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज लिव्ड विद इन सोसाइटीज़ एंड कम्युनिटीज़ थ्रू आउट हिस्ट्री. पूरा इतिहास उठा के देख लें आप, आपको ये दिखेगा कि हम लोग हमेशा से सोसाइटीज़ में, कम्युनिटीज़ में रहे हैं. ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं ये यूजुअली बहुत बड़ी नहीं होती हैं और जो बेसिक नीड होती है जैसे फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग की, ये अपने आप अरेंज कर लेती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. कई बार ये दूसरों पर भी डिपेंड करती हैं अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए. दे वर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द डेली नीड्स वेरी स्कार्सली. बहुत कम ही ऐसा होता है बेटा कि ये दूसरों पर डिपेंड करे, पर कई बार ऐसे होता भी है कि हम दूसरों पर डिपेंड करते भी, पर दूसरों पे डिपेंडेंस बहुत कम ही होती थी, स्कार्सली बहुत कम. जब डिस्कवरी हो गई बच्चा नई लैंड्स की तो ट्रेड बढ़ गया, ठीक है, कॉमर्स बढ़ गया, ओवरसीज़ टेरिटरीज़ बढ़ने लग गई. ठीक है, ओवरसीज़ टेरिटरीज़ जब आपकी बढ़ने लग जाएंगी तो आप वहाँ पर ट्रेड भी करेंगे ना, आप वहाँ पर कॉमर्स भी करेंगे, व्यापार भी होगा, वाणिज्य भी होगा. इसका मतलब होता है वाणिज्य, जिसका मतलब होता है व्यापार. ठीक है, जैसे जैसे ओवरसीज़ टेरिटरीज़ बढ़ रही थी, हमें और ज़्यादा ज़्यादा लैंड एरियाज मिलते जा रहे थे, वैसे ट्रेड और कॉमर्स दोनों बढ़ रहा था. इससे बड़े बड़े टाउन और सिटी का इमरजेंस हुआ और फिर पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी. और पॉपुलेशन जब बढ़ने लग गई तो जो सिंपल सोसाइटीज़ थी वो कैसी बन गई, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. ठीक है बात, बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज़ बन गए, इससे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो जो सोसाइटीज़ थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई. जो बेसिक नीड्स थी, नीड टू बी प्रोविजन फ्रॉम विद इन द कम्युनिटीज़ themselves एनी मोर एज द डिमांड फॉर गुड्स ग्रू हायर. स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो सोसाइटी की नीड्स होती थी वो आपस में ही पूरा कर लेते थे. स्कार्सली ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता था कि वो कहीं और जाएं अपनी नीड को पूरा करने के लिए. पर अब जो बेसिक नीड्स थी उनको हम अपने आप से प्रोविज़न नहीं कर पा रहे थे, कम्युनिटीज़ अपने आप में उसको पूरा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो गुड्स की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी. सो हमें डिमांड्स, हमारी बेसिक नीड तो पूरा करना ही है. हेंस इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग कॉम्प्लेक्स पॉपुलेशन, और जो ग्रोइंग कॉम्प्लेक्स पॉपुलेशन थी उसको डिमांड को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज इवेंचुअली बिगेन कर गई. क्योंकि डिमांड को पूरा करना था तो आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. चलो, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो प्रोसेस है जिसमें अगारियन इकोनॉमी, वो इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर पे बेस करती थी, अब क्या बन जाएगी, इकॉनमी डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्रीज. वो इकॉनमी जो कहीं अगारियन इकॉनमी थी, एग्रीकल्चर इकॉनमी थी, अब उसको डोमिनेट करेंगी इंडस्ट्रीज, मशीन्स. ये वो पीरियड था जहाँ मशीन्स ने लोगों के जीवन को, उनके लाइफ, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेंज किया. जो मेथड थी मैन्युफैक्चरिंग की गुड, अब वो डोमेस्टिक यूनिट से कहाँ बनने लग गई, फैक्ट्रीज में बनने लग गई. द मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड डोमेस्टिक सिस्टम जो था प्रोडक्शन का, उसको रिप्लेस कर दिया फैक्ट्री सिस्टम ने. और जो गुड्स एंड सर्विसेज थी वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होने लगी. ये जो प्रोसेस थी ये ब्रिटेन में बिगिन हुई 18th सेंचुरी में. 18th सेंचुरी वो पीरियड है जो 1701 से स्टार्ट होके 1800 पे ख़त्म होता है एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. फिर ब्रिटेन से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ये पहुँचा. फेवरेबल कंडीशन दैट लेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन. अब ये क्वेश्चन तो मुझे भी बार बार दिमाग में आता था स्टूडेंट, क्यों ब्रिटेन ही, क्यों इंग्लैंड ही, ऐसा क्या था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहीं आया. तो क्या रीजंस थे अब हम वो पढ़ेंगे. बहुत सारे तरीके से जो ब्रिटेन था वो नेचुरल चॉइस बना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कि यहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना था. अगर कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल यूरोप, ब्रिटेन वॉज पॉलिटिकली स्टेबल. ब्रिटेन पॉलिटिकली स्टेबल था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, ठीक है, पीस था. समझ में आ गई बात. बहुत पहले ही 1688 में तो इन्होंने मोनार्की से पावर छीन के किसको दे दी थी, पार्लियामेंट को दे दी थी. जो किंग था वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करने लग गया था, एक स्टेबल गवर्नमेंट थी. ब्रिटिश Britain was politically stable as the system of constitutional monarchy had become deep rooted and prolonged period peace had prevailed. Peace, शांति बनी हुई थी बहुत टाइम से. मोनार्की वैसी मोनार्की नहीं थी कि ऑटोक्रेटिक है, डेस्पोटिक है. मोनार्की पार्लियामेंट के अंदर थी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करती थी.
जो मोनार्की थी उससे पावर कब ले ली गई थी? 1688 में मोनार्की से पावर ले ली गई थी। जो कॉमन करेंसी पूरे ब्रिटेन में, ब्रिटेन किसको बोलते हैं जरा ध्यान रखना बेटा, स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस इंग्लैंड, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। और इसी ग्रेट ब्रिटेन में अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड और जोड़ दें, इसी ग्रेट ब्रिटेन में हम नॉर्दर्न आयरलैंड और जोड़ दें तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो अभी हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, तो जो ब्रिटेन था उसमें कॉमन करेंसी थी, वो थी द पाउंड स्टर्लिंग। एक स्ट्रॉन्ग मोनोपोली थी मेजर मार्केट्स पे, जिससे ब्रिटेन सरपास कर गया दूसरे बिग नेशंस को, जैसे फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, इन मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस बेटर किसको मिल गई? ब्रिटेन को। अगर हम एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें तो ब्रिटिश हैड ऑल्सो एक्सपीरियंस व्हाट मेनी स्कॉलर्स हैव रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। ब्रिटेन में एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन भी आ गया था, ठीक है। मच लाइक फ्यूडल यूरोप, लैंड वॉज फ्रेगमेंटेड इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में भी लैंड फ्रेगमेंटेड थी। द होल्ड ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स ओवर लैंड वीकेंड एज लार्ज लैंड होल्डिंग्स वर कंसोलिडेटेड। जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम भैया जो छोटी छोटी ज़मीनें हैं उनको कंबाइन करके एक बड़ा लैंड एरिया बना देंगे, है ना, तो फ्यूडल लॉर्ड्स, ये जो फ्यूडल सिस्टम था धीरे धीरे करके वीक कर गया। और ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स जो पूरे यूरोप में कब्जा करे बैठे थे बड़ी बड़ी ज़मीनों पे, अब धीरे धीरे करके इनका जो पोजीशन है वो भी ड्विंडल करेगा, वो भी हिलेगा। तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स के पास जो ज़मीनें थी वो ट्रांसफ़र होके किसको मिल गए? न्यू क्लास को। वो न्यू क्लास थी एंटरप्राइजिंग मर्चेंट्स, लैंडलॉर्ड्स दैट एमर्ज्ड इन ब्रिटेन। अब इनका टाइम आ रहा है। जो स्टेट अथॉरिटीज़ थी उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को अलाउ किया, मर्चेंट्स को अलाउ किया टू ट्रांसफ़र ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स इन देयर ओन फेवर। अपने नाम पे आप लोग ये ट्रांसफ़र करा सकते हो ज़मीनों को। अब बेटा जो बड़ी बड़ी ज़मीनें थी वो मतलब 2 4 10 15 लोगों के हाथ में आ गई, मतलब फ्यू हैंड्स में आ गई, लैंड कॉन्सेंट्रेटेड हो गई। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे वो इन्वेस्ट करने लगे मशीनरी में, देयर बाय इंक्रीजिंग द आउटपुट और प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड अंडर दैम। मेरे पास अगर 2 एकर्स ऑफ लैंड है, 3 एकर्स ऑफ लैंड है, तो आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू बाय ट्रैक्टर्स, कल्टिवेटर्स एंड ऑल। बट जब हमने छोटी छोटी लैंड को कंबाइन करके बड़े बड़े लैंड एरिया, लैंड ट्रैक्ट्स बना लिए, तो जो लैंड लॉर्ड्स थे अब उनके पास बड़ी ज़मीनें थी तो वो मशीनरी भी ले आए, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। जो पार्लियामेंट थी उसने लॉ पास कर दिया। पार्लियामेंट पास लॉ ऑन द कॉमन्स एरिया लाइक फॉरेस्ट, पास्चर, रिवर। कॉमन्स मतलब फॉरेस्ट, पास्चर, रिवर्स, इसके लिए भी पार्लियामेंट में लॉ बना दिया। ये जो एरियाज़ हैं, ठीक है, दीज एरियाज वर देन रिस्ट्रिक्टेड एंड द ओनरशिप वर इंट्रोड्यूस्ड। इन एरियाज को रिस्ट्रिक्ट किया और ऑनरशिप के आइडिया को इंट्रोड्यूस किया। ये जो डेवलपमेंट थे इसके ट्विन इफेक्ट हुए ब्रिटिश कंट्री साइड पे, गाँव पे, मतलब विलेज, जो कंट्री साइड को हम विलेज बोल सकते हैं, विलेज मतलब गांव। 2 इफेक्ट हुए। पहला इफेक्ट था कि फूड सरप्लस में प्रोड्यूस होने लगा, मशीन्स की हेल्प से, मैकेनाइजेशन की हेल्प से फूड सरप्लस में प्रोड्यूस होने लगा, देयर बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू वर्क इन द फील्ड। मतलब अब फील्ड में, खेतों में काम करने के लिए कम से कम लोग भी होंगे तो चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम काम कौन कर रही थी? मशीनें, ठीक है। इससे जो कंट्री साइड था, विलेज एरिया था, उसमें लेबर की डिमांड कम हो गई। कम लेबर से भी बहुत बढ़िया सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। सेकेंड, जो लैंड का कॉन्सेंट्रेशन था, ऑनरशिप थी, वो फ्यू हैंड्स में थी, जिससे लार्ज नंबर लैंडलेस लेबर हु वर कंपेल्ड टू लुक फॉर एन अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ सस्टेनेंस। अब देखो, जो छोटी छोटी ज़मीनें छोटे छोटे मतलब थोड़े थोड़े लोगों के पास थी, वो सब उनसे ले करके बड़ा एक लैंड एरिया बना लिया, कंसोलिडेशन हो गया लैंड होल्डिंग का, लैंड होल्डिंग हो गई। तो जो बहुत सारे जो लेबर थे उनके पास छोटी छोटी ज़मीनें थी, वो लैंडलेस हो गए। अब लैंडलेस हो गए तो वो कुछ ना कुछ और काम ढूंढेंगे, है ना, जिससे कि वो उनकी लाइफ, उनकी लाइवलीहुड को ऑन कर सके। द फ्रीइंग ऑफ लेबर फ्रॉम लैंड नेचुरली मीन दे कुड मूव टूवर्ड सिटीज़। इसका मतलब अब वो सिटीज़ में जाएंगे काम ढूंढने के लिए, न्यूअर एवेन्यूज़ को देखेंगे। इसका रिजल्ट हुआ कि चीप लेबर अवेलेबल हो गई ब्रिटेन में फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसी टाइम में जो मर्चेंट्स थे वो विलेजेस में गए, टाउन साइट्स में गए, किसके लिए? रॉ मटेरियल के लिए एंड कैपिटल, ठीक है। इसी टाइम में जो मर्चेंट्स थे वो कहाँ गए? विलेजेस में, टाउन साइट्स में, ब्रिंगिंग विद दैम देयर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल।
फैमिलीज़ को इंगेज किया, एम्प्लॉय किया कि अपने स्किल्स को यूज़ करके कुछ ना कुछ अच्छा गुड बना दे इन अ मैटर ऑफ टाइम। और यहाँ पर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ भी धीरे धीरे करके डेवलप होने लग गई। ये सारे लोग एंगेज हुए प्रोड्यूसिंग गुड्स मीन फॉर ट्रेड, ट्रेड करने के लिए, क्योंकि उस टाइम में इंटरनेशनल ट्रेड आ गया था। तो अपने मार्केट के लिए, आउट मार्केट के लिए ये लोग प्रोड्यूस करने लग गए। सेल्फ कंजम्पशन ही इनका मोटो नहीं था बेटा, अब ये मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे। ये मेजर स्टेप था किसका? इंडस्ट्रियल एज इन ब्रिटेन का। Students, you have to do fact corner by your own. Only information is given that you can. Industries in Britain in the 17th century. 17th century मतलब वो पीरियड जो 1601 से 1700 तक चलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? 17th century. एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट द मोस्ट इंडस्ट्रीज that were started in Britain dealing with coal and iron. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज की अगर हम उस टाइम की बात करें तो वो कोल और आयरन में डील करती थी, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन द अर्ली 17th century ब्रिटेन इंक्लूडेड लेड माइनिंग इन डेबिशर, टीन माइनिंग इन कॉर्नवॉल एंड कोल माइनिंग स्पेशली इन द नॉर्थ ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के नॉर्थ में कोल माइनिंग हो रही थी, टिन माइनिंग हो रही थी कॉर्नवॉल में, डेप्शियर में हो रही थी लीड माइनिंग। ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी यहाँ की 17th सेंचुरी की। कोल वॉज द रिचेस्ट रिसोर्स, कोल वॉज द रिचेस्ट नेचुरल रिसोर्स था कोल, जो ब्रिटेन में अवेलेबल था। आयरन वॉज यूज टू मेक मशीन्स, आयरन से मशीनें बनाई जा रही थी। कोल रिचेस्ट नेचुरल रिसोर्स था जो ब्रिटेन में अवेलेबल था। स्टीम इंजन्स एंड कोल वॉज यूज टू रन देम। स्टीम इंजन बने और कोल का यूज़। अब देखो, आयरन से आपने स्टीम इंजन बना ली, मशीन बना ली, और कोल का यूज़ होता था उनको रन करने में। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ 17th सेंचुरी इन ब्रिटेन वॉज कोल एंड आयरन, ठीक है। आयरन से सारी मशीन बना रहे हो, स्टीम इंजन बना रहे हो, उनको रन कैसे कर रहे हो? कोल से कर रहे हो। हैंस दीज वर द एसेंशियल रिसोर्सेज, एसेंशियल रिसोर्सेज थे which were instrumental in ushering in the industrial revolution in Britain, जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ब्रिटेन में लेके आए। कौन कौन? कोल और आयरन। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो बिग फैक्ट्रीज में नहीं होता था, घरों में होता था, लोकल वीवर्स करते थे। जो प्रोडक्शन होता था कॉटन क्लॉथ का ब्रिटेन में, वो कैसे होता था और क्यों होता था? कॉटन क्लॉथ का प्रोडक्शन फॉरमोस्ट इंडस्ट्री बना और मेजर एक्सपोर्ट आइटम बना। जो इंग्लिश ट्रेडर थे, मर्चेंट्स थे, वो क्लॉथ प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, और उसे एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्टेड द क्लॉथ प्रोड्यूस्ड आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू न्यूली डिस्कवर्ड लैंड। न्यूली डिस्कवर्ड लैंड जितने भी थे वहाँ पर कॉटन के क्लॉथ को एक्सपोर्ट करने का काम ये लोग करने लग गए थे। अच्छा सुनो एक बात अच्छी कि हमारे जितना अच्छा, इंडिया के जितना अच्छा कॉटन कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, पर एक टाइम ऐसा आया कि ये ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को भी कॉटन एक्सपोर्ट, कॉटन क्लॉथ एक्सपोर्ट करने लगे। हमसे रॉ मटेरियल लेते और हमको कॉटन क्लॉथ देते। और ये ट्रांसफ़र किससे होता है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन से, क्योंकि ये चीप भी होता है और एफिशिएंट भी होता है। ये जो डेवलपमेंट आए, ऑल दिस डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर का रेवोल्यूशन का होना, डेवलपमेंट का आना 17th सेंचुरी में, ये बेस बना न्यू रेवोल्यूशन के लिए। और इसी के बाद आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। ब्रिटेन बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी वॉज थ्राइविंग एंड स्टेबल इकोनॉमी। एक बहुत ही बढ़ती हुई और एक स्टेबल इकोनॉमी थी ब्रिटेन 17th सेंचुरी के एंड तक। इसके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवल पावर थी, बहुत सारी कॉलोनीज थी जिससे रॉ मटेरियल बराबर आ सकता था, जैसे शुगर, कॉटन, स्पाइसेस, टी, ठीक है। मतलब कॉलोनीज से शुगर केन प्रोड्यूस करवा रहे हैं, इंडिगो प्रोड्यूस करवा रहे हो, कॉटन, स्पाइसेस, टी, मतलब रॉ मटेरियल की तो कमी थी ही नहीं ब्रिटेन को। इतनी कॉलोनी बन गई थी बेटा, बड़ी बड़ी दिग्गज कंट्रीज इनकी कॉलोनी थी। यूएसए, मतलब 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बड़े बड़े एरिया पे कंट्रोल कर रखा था ब्रिटेन ने। क्रिएशन ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल कैसे क्रिएट हुई? जो पावरफुल फाइनेंशियल हाउसेस थे जैसे बैंक,
वो किसके कंट्रोल में थे? वो कंट्रोल करते थे मनी के फ्लो को। किसके कंट्रोल में तो थे? वो तो थे ही, पर ये कंट्रोल करते थे मनी के फ्लो को। पावरफुल फाइनेंशियल हाउसेज जैसे कि बैंक्स हो गए, वर इन कंट्रोल ऑफ मनी फ्लोइंग इन, कितना पैसा आएगा जाएगा सब कंट्रोल करें। मर्चेंट नीडेड मोर गुड्स टू एक्सपोर्ट, मर्चेंट को ज़्यादा से ज़्यादा गुड चाहिए था जिसको वो एक्सपोर्ट कर सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें क्या मिले? प्रॉफिट। अब जो प्रोसेस गुड्स था उसका मतलब था कि क्विकर प्रोडक्शन होगा, जिससे इनोवेशंस होंगे, इन्वेंशंस होंगे, जिससे बड़े बड़े चेंजेस सोसाइटी में आएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल है, आयरन है, वो ऑलरेडी अवेलेबल था ब्रिटेन में और बेस मटेरियल की तरह उसका यूज़ हो रहा था। दूसरे एनर्जी के सोर्सेज जैसे कि स्टीम, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम, ये भी यूज़ हो रहे थे। ठीक है बात। जो कोल और आयरन अवेलेबल था ब्रिटेन में उसका यूज़ हो रहा था एज बेस मटेरियल। दूसरे जो एनर्जी के सोर्सेज थे जैसे स्टीम, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, इनको भी यूज़ में लाया जा रहा था। इन्वेंशंस, नई नई मशीनों का इन्वेंशन हुआ जैसे स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, इससे प्रोडक्शन टेक्सटाइल का बढ़ गया। जो हैंड पावर्ड स्पिनिंग जेनी थी उसको पेटेंट करवाया किसने? जेम्स हारग्रीव्स ने 1770 में। फिर डेवलपमेंट हुआ स्पिनिंग व्हील का, ठीक है, इनटू स्पिनिंग जेनी। द डेवलपमेंट ऑफ स्पिनिंग व्हील इनटू स्पिनिंग जेनी वॉज सिग्निफिकेंट फैक्टर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। तो देखो स्पिनिंग जेनी को पेटेंट किसने करवाया? जेम्स हारग्रीव्स ने। कब? 1770 में। इंडस्ट्रियलाइजेशन में सिग्निफिकेंट फैक्टर की तरह काम किया किसने बेटा? स्पिनिंग जेनी ने। ठीक है, जो डेवलपमेंट हुआ स्पिनिंग व्हील का स्पिनिंग जेनी में, इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, किसके? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। कुछ और दूसरे इन्वेंशन थे जिसने रेवोल्यूशन को स्पीड अप कर दिया, वो थे फ्लाइंग शटल वाले बनाने वाले थे जॉन के। फ्लाइंग शटल जॉन के, स्पिनिंग म्यूल सैमुअल क्रॉम्पटन, स्टीम इंजन जेम्स वॉट, सेफ्टी लैम्प हुम्फ्रे डेवी, टेलीग्राफ सैमुअल एफ बी मॉस, टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, फोनोग्राम थॉमस एडिसन, एयरप्लेन राइट ब्रदर्स। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम। जो नई मशीन्स आई वो बहुत बड़ी थी, इन्हें घरों में फिट नहीं किया जा सकता था, तो फैक्ट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। बड़े बड़े घर बिल्ड किए गए सिटीज़ में जहाँ पर मशीन्स को इंस्टॉल किया गया जिससे प्रोडक्शन ईजिली हो पाए। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो लोग थे जो घरों से काम कर रहे थे, अब ये लोग फैक्ट्री मेड गुड के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, सो दे स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज फॉर लो वेजेस। अब ये लोग जो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे उन लोगों ने क्या किया? शहरों में आके फैक्ट्रीज में काम करना स्टार्ट कर दिया। पर अब उन्हें जो वेजेस थे, जो वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, मतलब जो पैसा मिलता है एट द एंड ऑफ द डे, वो उन्हें कम मिलता था। जो फैक्ट्री सिस्टम था वो सेंटर बन गया इकोनॉमिक लाइफ का, मतलब जो लोगों की लाइफ थी वो फैक्ट्री सिस्टम के आसपास घूमने लगी, वहीं पर सेंटर थी। अब वो विलेज से सिटीज आ रहे थे इन सर्च ऑफ जॉब्स। साइंस इन इंडस्ट्री, डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, अगर आपको डेवलपमेंट अटेन करना है ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, तो साइंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। इन्वेंशन जैसे स्टीम शिप, ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन, टेलीग्राफ, ऑडियो, ये भी आ गए। ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे इन्होंने पॉसिबल किया tremendous increase in the use of natural resource and the mass production of manufactured good। natural resources का यूज़ करो 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 और क्या करो? मास प्रोडक्शन किसका? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन दिया है लेट्स डिस्कस में कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो जो क्राफ्ट पर्सन्स थे वो मशीन ऑपरेटर्स बन गए, फैक्ट्री डिसिप्लिन उनको फॉलो करना पड़ा। डू यू एग्री? यस। Before they were working from home only, whatever they want to make, the way they want to make they can, but now they have to come to factory, they have to follow the timetable of the factory, they have to work according to the owner। सो अब ये लोग हाथों से काम नहीं कर रहे हैं बेटा, अब ये काहे से काम कर रहे हैं? मशीन से काम कर रहे हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये मशीन को ऑन एंड ऑफ करने का काम कर रहे हैं, मशीन की हेल्प ले रहे हैं। तो अब क्राफ्ट पर्सन क्या बन गया? मशीन ऑपरेटर।
तो आई एम फुल्ली एग्री ऑन इट। स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो सिर्फ कन्फाइंड नहीं था ब्रिटेन अकेले में। यूरोप के दूसरे पार्ट में जैसे स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, सारे जगहों पर अब क्या आ रहा है धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लीडर कौन रहे? ब्रिटेन। पहले हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम को। 18th सेंचुरी वो पीरियड जो 1701 से स्टार्ट होकर 1800 पे ख़त्म होता है, जहाँ पर रेवोल्यूशन पहुँचा दूसरी जगहों पर, है ना। इन द लेट 18th सेंचुरी द रेवोल्यूशन रीच्ड कॉन्टिनेंटल यूरोप, अराइविंग फर्स्ट इन बेल्जियम। पहले कहाँ पहुँचा? बेल्जियम में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले जो बेल्जियम था उसमें इंडस्ट्रीज थी, वो कौन सी थी? टेक्सटाइल और मेटलर्जी। बेल्जियम ट्रेड रिलेशनशिप भी थे बेल्जियम के अच्छे ब्रिटेन के साथ, किसमें? टेक्सटाइल्स में। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी ब्रिटेन में आती वो कहाँ पर भी आ जाती? बेल्जियम में भी आ जाती। थर्स न्यू टेक्नोलॉजी अराइव्ड इन बेल्जियम, ऑलरेडी आ चुकी हुई, ब्रिटेन से अच्छे रिलेशन थे। जो स्पिनिंग जेनी थी उसका वाइड यूज़ हो रहा था गेंट में, अपोर्ट सिटी नॉर्थ वेस्ट बेल्जियम में किन सिटी है जिसमें बहुत अच्छे से स्पिनिंग जेनी का यूज़ हो रहा था, जिससे मास प्रोडक्शन हो रहा था कॉटन का। केंट, तो जो गेंट था वहाँ पर मास प्रोडक्शन हो रहा था टेक्सटाइल का। इट ऑलरेडी हैड अ वेल एस्टेब्लिश लेनिन इंडस्ट्री, यहाँ पर लेनिन इंडस्ट्री भी ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी थी। जो रिवर्स थी बेल्जियम में उनका वाइटल एक इम्पॉर्टेंट रोल था गुड को ट्रांसपोर्टेशन और मशीनरी, मशीन को ट्रांसफ़र करना हो, गुड का डिस्ट्रीब्यूशन करना, गुड को ट्रांसफ़र करना हो, इस सब में रिवर का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। बेल्जियम के पास भी बड़े रिजर्व्स थे बेटा आयरन और कोल के, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली नीडेड थे। यहाँ पर वाइटल रिसोर्सेज थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। विद द अराइवल ऑफ स्टीम इंजन इन 1720 में क्या आ गया? स्टीम इंजन। तो कोल माइंस में इसका यूज़ होने लगा लीग में, ठीक है। द यूज़ ऑफ कोल माइंस बिगिन इन लीग, अनदर सिटी ऑफ बेल्जियम। ये जो यूज़ हो रहा था स्टीम इंजन का, इससे कोल आउटपुट भी बढ़ गया बेल्जियम में। 18th सेंचुरी के एंड तक बेल्जियम एक नया इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बन गया, जैसे कि ब्रिटेन था। जो बेल्जियम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो यूसेज ऑफ आयरन, कोल और टेक्सटाइल पे ही बेस्ड था। छोटे बिल्कुल थोड़े कम समय में ही बेल्जियम गेटवे बन गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का यूरोप में। फ्रांस, अब बेटा बेल्जियम और पहले ब्रिटेन के बाद बेल्जियम और बेल्जियम के बाद कौन इंडस्ट्रियलाइज हुआ? फ्रांस, ठीक है। फ्रांस किसके बाद आया इसका नंबर? ब्रिटेन के बाद बेल्जियम और बेल्जियम के बाद आया फ्रांस। फेमस फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ टिल द लेट 18th सेंचुरी में। कब हुआ? 1789 में हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और 18th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? वो पीरियड जो 1701 से 1800 तक चले, है ना। तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, 1791 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। तो लेट में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इसीलिए बोला कि लेट 18th सेंचुरी में। जो अनसर्टेन पॉलिटिकल सिनारियो था, लिमिटेड अवेलेबिलिटी थी नेचुरल रिसोर्सेज की, जैसे कोल हो गया, आयरन हो गया, इससे जो लार्ज इन्वेस्टमेंट थे इंडस्ट्रियल इनोवेशंस के लिए, ये कहीं थोड़े से डिस्करेज। ये जो रेवोल्यूशन, जो टर्मोइल पीरियड चल रहा था, इस वजह से बड़े इन्वेस्टमेंट अभी फ्रांस में नहीं हुए। इट वॉज ओनली आफ्टर अ लॉन्ग नेपोलियनिक वॉर दैट फ्रांस बिगेन ऑन द पाथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। लॉन्ग नेपोलियनिक वॉर के बाद फ्रांस थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन के पाथ पे आया। इंट्रोडक्शन हुआ स्टीम इंजन का फ्रॉम ब्रिटेन, लेड टू राइज ऑफ कोल प्रोडक्शन, जिससे कोल प्रोडक्शन बढ़ गया। इन्होंने ब्रिटेन से ही किसको अडॉप्ट किया? स्टीम इंजन को। ब्रिटेन से ही इन्होंने लिया स्पिंडल्स को, ठीक है, जिससे ही टेक्सटाइल प्रोडक्शन बढ़ा। जो प्रोविंस थी, कौन सी दो प्रोविंस समझ लो? स्टेट अल्सासे एंड लॉरेन। यहाँ पर रिजर्व थे आयरन के और कोल के। आयरन और भी मिल रहा था, कोल भी मिल रहा था अल्सासे और लॉरेन में, जो कहाँ पर है? फ्रांस में। इनका यूज़ हुआ मिडिल 19th सेंचुरी में फॉर ग्रोइंग रेलवे इंडस्ट्री। अगर आपको रेलवे एक्सपांड करना है तो वो आयरन और के बिना नहीं हो सकता। आयरन और स्मेल्टिंग कोल के बिना नहीं हो सकती। तो कोल और आयरन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिससे इन लोगों ने किसको ग्रो किया? रेलवे इंडस्ट्री को। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ लेट इन फ्रांस, पर इसका जो मतलब जो स्पीड थी वो बाद में इन लोगों ने इतनी अच्छी पकड़ी कि बाद में हमें पता ही नहीं चला कि यार ये तो बहुत पीछे रह गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। इज स्टिल कंटिन्यूड इट्स रोल एज
वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्रियल नेशन इन यूरोप, पर ये आज भी यूरोप का एक टॉप इंडस्ट्रियल नेशन है। थ्रू आउट 19th and 20th century, France industrial transformation has earned her the place of great power इन कंटेम्प्रेरी टाइम। देखो लेट शुरू जरूर हुआ, पर इन लोगों ने इतनी स्पीड पकड़ी कि कंटेम्प्रेरी टाइम में भी, आज के टाइम में भी हम इसको एक ग्रेट पावर के नाम से जानते हैं। आज भी इंडिया बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं वो फ्रांस से लेता है। नाउ जर्मनी। जर्मनी में अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो ये कब हुआ, जब 36 स्टेट्स का यूनिफिकेशन हो गया। यूनिफिकेशन ऑफ ऑल 36 स्टेट्स। कितने स्टेट? 36 स्टेट को यूनिफाई करके बना जर्मनी। जो नेशनल यूनिटी थी वो अचीव हुई 19th सेंचुरी में, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ यूनिफिकेशन। तो देखो जब तक यूनिफाई नहीं हो पाओगे आप, तब तक आप कुछ बड़ा चेंज नहीं लाओगे। तो पहले ये यूनिफाई हुई, कितने स्टेट थे? 36, ये मिलके एक बन गया। जर्मनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रू एक्सपीडिशनली, बहुत ही बढ़िया तरीके से। एक्सपीडिशियसली का मतलब होता है स्पीड में, एफिशिएंसी के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ। तो बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी जर्मन बिगेन टू यूटिलाइज इट्स लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन एंड कोल। और फिर जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर आई, ये लोग अपने कोल को, आयरन को बढ़िया से यूज़ करने लगे। और धीरे धीरे इसने तो ब्रिटेन को भी सरपास किया स्टील के प्रोडक्शन में। सोन जर्मनी बिकम द वर्ल्ड लीडर इन केमिकल इंडस्ट्रीज, और बाद में फिर जर्मनी क्या बन गया? केमिकल इंडस्ट्री में लीडर बन गया। इसी टाइम में यहाँ पर रेलवे का एडवेंट हुआ और जर्मनी गेव अ डिसिसिव बूस्ट टू स्टील प्रोडक्शन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात हो, स्टील प्रोडक्शन की बात हो, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ प्रोड्यूस हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स 18th सेंचुरी में जब ब्रिटेन और बेल्जियम इंडस्ट्रियलाइज हो कर रहे थे, तो जो यूएसए था वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था, नेचुरल रिसोर्स प्रोड्यूसिंग कंट्री था एंड प्रोसेसिंग इकोनॉमी था। ठीक है बात। जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है, बेल्जियम बहुत बढ़िया से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है, तब यूएसए एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, नेचुरल रिसोर्स प्रोड्यूसिंग कंट्री थी। 19th to 20th सेंचुरी एक ऐसा टाइम है जब यूनाइटेड स्टेट्स किसकी तरह रोज़ हुआ? एक इंडस्ट्रियल पावर की तरह बढ़ा, और फिर इस तरीके से बढ़ा कि आज तो भैया ये कौन है? सुपर पावर। हम स्काई की बात करें, हम आर्म्स की बात करें, वेपन्स की बात करें, क्राफ्ट की बात करें, एयरक्राफ्ट की बात करें, शिप्स की बात करें, कोई तोड़ ही नहीं है भैया। ये लोग इतनी रिसर्च करते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं कि ईयर एंड में एक रिसर्च करते हैं कि भैया हमने कितनी रिसर्च की। तो आज तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर फिर मशीन टूल्स बनने लगे। द डेवलपमेंट ऑफ मशीन टूल्स वॉज द बेस फॉर द राइज ऑफ यूएस। तो यूएस के राइज का बेस ही था मशीन टूल्स। एज द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन इन द लेट 19th सेंचुरी, और ये वर्ल्ड का लीडर बना 19th सेंचुरी में, लेट 19th में, है ना, मतलब 1870s 1880s में। फिर बारी आई जापान की। तो जापान ने भी ज्वाइन किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्ट्राइकिंग सक्सेस के साथ। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो जापान में बिगेन हुआ 1817 में। जो गवर्नमेंट थी वो रोड बना रही थी, जो एग्जिस्टिंग रोड्स थी उसको इम्प्रूव कर रही थी। इनॉग्रेटेड अ लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम, और इन्होंने एक लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम को शुरू किया, उसका उद्घाटन किया। इनॉग्रेटेड मतलब उद्घाटन हुआ, शुरू हुआ, और कंट्री को प्रिपेयर किया कि हम आगे फर्दर डेवलपमेंट कैसे करेंगे। 1871 में एक ग्रुप था जापानीज पॉलिटिशियंस का, जिन्हें हम बोलते हैं इवाकुरा मिशन, जिसे कहा इवाकुरा मिशन। ये पॉलिटिशियंस का, जापानीज पॉलिटिशियंस का ग्रुप था जिसे हमने कहा इवाकुरा मिशन। ये यूरोप गए, यूनाइटेड स्टेट गए, क्या लर्न करने, क्या सीखने? टेक्निक्स यूज फॉर डेवलपमेंट इन मॉडर्न एंड इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, कि मॉडर्न वर्ल्ड, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड किस तरीके से कौन सी टेक्निक का यूज़ कर रहा है अपने आप को डेवलप करने में, ये लर्न करने गया इवाकुरा मिशन। कौन से दो कंट्री गया? यूरोप गया और यूनाइटेड स्टेट गया। ये द रिज़ल्ट वॉज डिसिसिव, और इसका जो रिज़ल्ट आया, ये लोग जो सीख के आए वहाँ से बहुत ही डिसिसिव थे। स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, सरकार में खुद, स्टेट लेड मतलब सरकार की तरफ से खुद इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसीज़ बनी, जिसने जापान को क्विक कैचअप दिया यूरोपियन नेशंस के कंपैरिजन में। जापान टू क्विकली कैचअप विद द यूरोपियन नेशंस। स्टील टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर फंडेड बाय बैंक ऑफ जापान। स्टील को, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कौन फंड दे रहा था? बैंक ऑफ जापान, जो कि बना था 1882 में। बैंक यूज टैक्सेस
टू फंड द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री। और बैंक के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा था? टैक्स के पैसे का यूज़ कर रहा था वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ को फंड करने के लिए। फैक्ट कॉर्नर की बात करें हम तो जो इवाकुरा मिशन था और इवाकुरा एम्बेसी था वो जापानीज़ डिप्लोमेट वॉयज था, कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप में। कंडक्टेड बिटवीन, कब से कब तक हुआ? 1871 से 73 तक हुआ, 2 years चला। लीडिंग स्टेट्समैन एंड स्कॉलर ऑफ द मेजी पीरियड, मेजी पीरियड के लीडिंग स्कॉलर स्टेट्समैन 1871 से 1873 तक यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप गए। किस मिशन के अंदर? इवाकुरा मिशन या इवाकुरा एम्बेसी के अंदर, फॉर लर्निंग हाउ टू इंडस्ट्रियलाइज, मॉडर्न टेक्निक सीखने के लिए ये लोग पहुँच गए। मेजी पीरियड क्या होता है? मेजी पीरियड ऑल्सो नोन एज मेजी एरा, ये जापानीज एरा है which extended from 23rd October 1868 to 30 जुलाई 1912। 1868 से 30 जुलाई 1912 तक चलने वाला ये पीरियड है। इस पीरियड में जापानीज सोसाइटी मूव फ्रॉम बीइंग एन आइसोलेटेड फ्यूडल सोसाइटी से मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज नेशन बनी। मेजी पीरियड में इवाकुरा मिशन गया, इवाकुरा एम्बेसी भी उसको बोलते हैं। मेजी पीरियड कौन सा पीरियड है? वो पीरियड जो 23 अक्टूबर 1868 से स्टार्ट हो गए 30 जुलाई 1912 में ख़त्म होता है। इस पीरियड में जो जापानीज सोसाइटी थी वो फ्यूडल सोसाइटी से मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज नेशन बन गई। Students, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start with Soviet Union and past.